फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का सब्जेक्ट सिविक्स का लेसन 2 संघवाद फेडरलिज्म में वीडियो 4 के अंतर्गत हम लोग विकेंद्रीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण में केंद्र तथा राज्य, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां स्थानीय सरकार को दे देती हैं तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में स्थानीय सरकार को केंद्र से तथा राज्य से शक्तियां प्राप्त होती हैं तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो भारत में पिछले अध्याय में हमने बताया कि भारत में 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। एक केंद्र सरकार होती है, दूसरी राज्य सरकार होती है और तीसरी स्थानीय सरकार होती है, जिसको बेल्जियम में सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इस स्थानीय सरकार को पहले पावर्स नहीं थे, लेकिन अब केंद्र से और राज्य से इनको शक्तियां प्राप्त हुई हैं तो इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब इस विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी? जो स्थानीय सरकार है वो अपनी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छे तरह से सुलझा सकती है, यानी मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर सही ढंग से हो सकता है। यानी स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार अपने मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय तरीके से यानी सही ढंग से कर सकती है। यानी स्थानीय समस्याओं को स्थानीय सरकार जितना बेहतर ढंग से समझ सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ सकती है। यह बुनियादी सोच यानी स्थानीय सरकार स्थापित करने के लिए बुनियादी सोच यही है। अब भारत में विकेंद्रीकरण के दिशा में 2 दृष्टिकोण से या 2 पहलुओं पर विचार किया गया। एक ग्रामीण स्तर पर और दूसरा शहरी स्तर पर। गांव स्तर पर ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई, शहरों में नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं। अब देखिए, यह गांव स्तर पर और शहर स्तर पर त्रिस्तरीय यानी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। शहरों में शहरी स्तर पर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम यानी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ग्रामीण स्तर पर 3 स्तर होंगे, शहरी स्तर पर 3 स्तर होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तर होंगे और शहरी क्षेत्रों में 3 स्तर होंगे। अब देखिए, 1992 से पहले भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था की क्या स्थिति थी? 1992 से पहले जो स्थानीय सरकार थी राज्यों के अधीन थी। स्थानीय सरकार के लिए नियमित चुनाव नहीं होते थे। स्थानीय सरकार के स्वयं के संसाधन तथा शक्ति नहीं थे। स्थानीय सरकार के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी। स्थानीय सरकार के लिए महिलाओं के लिए भी कोई सीटें आरक्षित नहीं थी। अब आगे देखते हैं क्या बदलाव आया 1992 के बाद। 1992 के बाद स्थानीय सरकार के अधिकारों में वृद्धि की गई। यानी 1992 में संविधान का संशोधन करके स्थानीय सरकारों को बहुत अधिकार दे दिए गए।
पहला है कि स्थानीय सरकारों के लिए नियमित चुनाव होने लगे, ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया स्थानीय सरकारों को। स्थानीय सरकारों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। स्थानीय सरकारों के लिए कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। राज्यों में चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। जैसे देश का चुनाव कराने के लिए, प्रदेश का चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग होता है, उसलिए राज्यों में भी निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जो पंचायतों का चुनाव कराते रहे, जो स्थानीय शासन का चुनाव कराते रहे। स्थानीय सरकारों के लिए वो चुनाव में अपनी दिशा निर्देश के सहारे चुनाव कराते रहे। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को देना पड़ता है। यानी संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई कि राज्य सरकार जो है अपने राजस्व का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को देंगे, जिससे उनका कार्य होगा। अब देखिए गांव की स्थानीय सरकार, पीछे हमने बताया कि गांव की जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसको पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। गांव में स्थानीय सरकार के 3 स्तर हैं। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र या प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। तीसरा है जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। ये 3 स्तर हैं, इनको बारी बारी से देखते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से कई सदस्य चुनते हैं जिनको पंच कहते हैं। वार्डों में गांव बट जाता है, जहां से जनता वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके कई सदस्यों को जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है, कई सदस्यों को चुनती है जिसको पंच कहते हैं। और एक अध्यक्ष भी चुना जाता है जिसको जनता ही चुनती है वयस्क मताधिकार के द्वारा, जिसको सरपंच या प्रधान कहते हैं। जैसे गांव में देखते हैं कि मेंबर्स का चुनाव होता है जिसको पंच कहते हैं, और एक प्रधान का चुनाव होता है जिसको सरपंच कहते हैं। तो यह मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ग्राम सभा के सभी वयस्क स्त्री पुरुष अपने मत का प्रयोग करके पंच और सरपंच का चुनाव करते हैं। पंच को मेंबर कहते हैं और सरपंच को ग्राम प्रधान कहते हैं। प्रखंड स्तर या क्षेत्र स्तर पर, यानी ब्लॉक स्तर पर जैसे हम देखते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत कई ग्राम पंचायतों को मिला करके यह प्रखंड बनता है। तो सभी पंचायतों में बीडीसी का चुनाव होता है। तो वह बीडीसी के सदस्य मिल करके पूरे ब्लॉक के जितने पंचायतें होंगी, जितने ग्राम पंचायतें होंगी, उन सभी पंचायतों से बीडीसी चुने जाएंगे, और वह बीडीसी अपने में से अध्यक्ष एक चुनेगा जिसको क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कहते हैं या ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत का गठन किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक जिला पंचायत क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, और उस जिला पंचायत क्षेत्र से जनता द्वारा एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है। वह जिला पंचायत सदस्य अपने में से एक प्रमुख राजनीतिक प्रधान के रूप में एक अध्यक्ष चुनता है जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। अब जिला पंचायत या जिला परिषद में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र के जो जिला है उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के चुने हुए सदस्य और जिले के कुछ अधिकारी इस जिला परिषद या जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। अब आगे देखते हैं शहरी स्तर पर।
शहरी स्तर पर भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। छोटे शहरों के लिए जिसकी जनसंख्या बहुत कम है वहाँ नगर पंचायतें होती हैं। 30,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायतें होती हैं। 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका होती है। और बड़े शहरों में जिसकी जनसंख्या 5 लाख से एवं 10 लाख तक होती है नगर निगम करते हैं। अब नगर पालिका में एक नगर पालिका प्रमुख होता है जो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा वह चुना जाता है। ठीक, उसी तरह से नगर निगम का भी एक प्रमुख होता है जिसको मेयर कहते हैं, जो राजनीतिक प्रधान होता है। इस तरह से गांवों और शहरों में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब यह स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। अब इस तरह से स्थानीय सरकारों को और अधिक अधिकार दे देने से लोकतंत्र निचले स्तर तक स्थापित हुआ है। इसके साथ ही यह लेसन समाप्त होता है।